हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर यूनिट सेकेंड क्लास 12th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 देखने वाले हैं। और आज हम लोग का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है जो हेनरी लॉज पे डिपेंड है। हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी के नियम के बारे में विस्तार पूर्वक इस लेक्चर में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। सो आप लोग इसको पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए और अच्छी तरीके से इसका पोस्टमार्टम करेंगे आज। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक इस टॉपिक को मैंने कवर किया है इस लेक्चर के अंतर्गत। सो आप लोग थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करेंगे और अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो हेनरी लॉ है, हेनरी का नियम, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं हेनरी लॉज। तो हेनरी लॉ के अंतर्गत ये बताया गया है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। मीन्स कोई गैस है जिसकी द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे देखिए कह क्या रहा है, स्थिर ताप। मीन्स जो ताप है वो क्या है, स्थिर है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता, मीन्स ताप क्या है, स्थिर है। टेम्परेचर क्या हमारा कांस्टेंट है। उस पर किसी गैस की द्रव में क्या हो रही है, विलयता हो रही है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलयता होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये m प्रोपोर्शनल p, यहाँ पे ध्यान से आप समझिए। मान लीजिए कि मैंने एक क्या ले लिया, कंटेनर ले लिया। ये मान लीजिए मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा क्या ले लेंगे, वाटर ले लिए। यहाँ पे क्या ले लिए, वाटर ले लिया हमने। ये आपका वाटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक हमने क्या ले लिया, गैस ले लिया। ये थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई। यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या ले लिया, गैस ले लिया। ये गैस है, ठीक है, कोई भी गैस। तो ये हमने गैस ले लिया, ये हमने जल ले लिया। ये जल है और ये आपका है गैस, ठीक है। यहाँ पे एक हमने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया। यहाँ पे एक लगा दिया पिस्टन, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया। अब इस पिस्टन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इस पिस्टन से दाब को कम कर सकते, ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस पिस्टन के अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे गैस पे दाब देंगे, ठीक है, जब हम गैस पे दाब देंगे तो क्या होगा, ये गैस पे जब दाब देंगे तो ये गैस क्या होगा, किसकी तरफ भगेगा, जल की तरफ भगेगा। और जल पे जितना ज़्यादा दाब लगाएगा ये, उतना ज़्यादा इसकी विलयता होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा दाब लगाएगा उतनी ज़्यादा इसकी विलयता होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितना दाब लगाएगा उतना ज़्यादा क्या हो गया, इसका विलयता हो गया। तो यहाँ पे समझना ये है आपको कि इस कंटेनर में जो हमने जल लिया था और जो गैस लिया था, तो इस गैस को इस द्रव में घोलना है। तो यहाँ पे दाब जितना देंगे उतना ज़्यादा इस द्रव में घुलेगा। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। लेकिन यहाँ पे ताप क्या है, स्थिर है। तो कह रहा स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। जितना दाब लगाएंगे उतनी विलयता होगी, उसके समान ही विलयता होगी ना। तो यहाँ पे देखिए m प्रोपोर्शनल p को लिख सकते हैं या m प्रोपोर्शनल kp। ध्यान से समझिए, यहाँ पे k जो है वो कांस्टेंट है। m मीन्स यहाँ पे है जहाँ m जो है घुली गैस की मात्रा है। मीन्स ये जो गैस यहाँ पे घुला है इस द्रव के अंदर, इस गैस की जो मात्रा है वो क्या है, घुली गैस की मात्रा। इसे हम क्या मान लिए, m मान लिया। और P बराबर साम्य पर गैस का दाब, मीन्स P बराबर साम्य पर गैस का दाब। मीन्स यहाँ पे जो दाब दिया गया उस दाब को क्या मान लिया, P मान लिया।
और के क्या है यहाँ पे, समानुपाती स्थिरांक है। के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, मीन्स समानुपाती स्थिरांक है। तो आप देखेंगे इस नियम के अंतर्गत, इस हेनरी लॉ के अंतर्गत आपको ये बताया गया है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है, मीन्स m प्रोपोर्शनल P या m प्रोपोर्शनल Kp। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग डाल्टन के अनुसार, मीन्स हेनरी लॉ में, जो हम लोग अभी ने हेनरी लॉ पढ़ा हम लोगों ने, उसमें हम देखेंगे अब डाल्टन के अनुसार क्या है। ठीक है, तो डाल्टन के अनुसार यहाँ पर देखेंगे कि गैस की विलेयता या मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। मीन्स जो गैस की विलेयता है या मोल प्रभाज, विलेयता को ही मोल प्रभाज कहते हैं या इसे मोल अंश भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गैस की विलेयता या मोल प्रभाज गैस की आंशिक दाब पर निर्भर करती है। मीन्स गैस की जो विलेयता होगी वो किस पे निर्भर करेगी, गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करेगी। अतः किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P, मीन्स जो किसी भी गैस का वाष्प अवस्था में जो गैस का दाब होता है वो P गैस के मोल प्रभाज, मीन्स गैस के जो मोल प्रभाज हैं या मोल अंश, ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं। ये देखिए एक्स की तरह जो बना हुआ है ये सिंबल, ये एक्स नहीं है, एक्स की तरह सिर्फ आपको दिख रहा है। ठीक है, ये एक्स नहीं है, एक्स की तरह दिख रहा है केवल। तो ये एक्स की तरह जो दिख रहा है आपको सिंबल, ये है क्या, ये जो मेन जो ये होता है, ये ग्रीक भाषा का शब्द ये चाई होता है, CHI, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, इस CHI से ही इसे हम डिनोट कर सकते हैं। CHI मीन्स हो गया ये एक्स गैस में। एक्स गैस इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक्स तरीके का बना होता है, इसलिए इसे लोग एक्स गैस बोल देते हैं, लेकिन उसका वास्तविक जो नाम है वो चाई है। ठीक है, तो चाई गैस के समानुपाती होता है। तो देखिए P प्रोपोर्शनल चाई गैस। ठीक है, तो P प्रोपोर्शनल, यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो मोल अंश है क्या है, मोल अंश के समानुपाती है। यहाँ पे जो मोल आंशिक दाब है, ठीक है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज या मोल अंश के समानुपाती है। तो ये क्या हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल एक्स गैस, या हम इसे चाई बोल लें। ठीक है, या P = KH डॉट एक्स गैस, या P अपान चाई गैस = KH। इसे हम क्या बोलते हैं, KH को हम क्या बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक बोलते हैं। देखिए KH को क्या बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक बोलते हैं। अब यहाँ हमने P प्रोपोर्शनल, ठीक है, एक्स गैस तो लिख लिया था, लेकिन यहाँ पे P प्रोपोर्शनल KH क्यों लाया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्थिरांक लेके आना है। क्या लेके आना है, स्थिरांक। तो यहाँ पे KH क्या है, एक स्थिरांक है, तो यहाँ पे स्थिरांक हो गया KH। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स गैस या P अपान, अब अगर इसको हम नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, P अपान क्या हो गया, चाई गैस = KH। अब ये KH क्या हो गया, हेनरी स्थिरांक हो गया, और ये एक्स गैस जो है गैस का मोल प्रभाज हो गया। मीन्स इसको हम गैस मोल प्रभाज भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज भी कह सकते हैं। तो ये जो मोल प्रभाज है, यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। KH का मान सब गैसों के लिए अलग अलग होता है। मीन्स जो ये KH हमको मिला है हेनरी स्थिरांक, यहाँ पर KH का जो मान होता है सभी गैसों के लिए क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने राइट किया है। KH का मान सभी गैसों के लिए क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। KH का मान अधिक तो विलेयता कम होगी, ध्यान दीजिएगा। KH का मान अगर अधिक हो जाता है तो यहाँ पर विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि KH का मान जो होता है अधिक होगा तो विलेयता कम होगी। अब इसको एक ग्राफ के द्वारा हम समझते हैं। ठीक है, एक ग्राफ मान लीजिए, एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। ये मान लीजिए एक मैंने ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है यहाँ पे मान लीजिए इसको y अक्ष मान लीजिए, इसको x अक्ष मान लीजिए।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए आप, इस पर y अक्ष पे P ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर ले लीजिए जो मैं आपको x के तरीके का भी दिखा रहा था, ठीक है, चाय जिसे बोलते CHI, और ये जो है गैस है, ठीक है, ये चाय गैस हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर ये P जो है आंशिक दाब है, P जो है क्या है, आंशिक दाब है, P जो है आपका क्या है, आंशिक दाब है। तो ये जो आंशिक दाब यहाँ पे दिया जा रहा है, इस पे अगर इसके अनुसार हम देखें, अगर यहाँ पर एक सीधी एक लाइन खींचें, एक लाइन खींचें, तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होगी, एकदम सीधी होगी, ये लाइन क्या होगी, सीधी जाएगी, ठीक है, ये लाइन क्या होगी, सीधी जाएगी। तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन क्या है, इस इन दोनों के बीच में क्या है, ये ढाल है, क्या है, ये इसकी ढाल है। इस ढाल को हम बोलते हैं प्रवणता, ढाल या प्रवणता बोल सकते हैं, प्रवणता। ये आप लोगों ने क्लास 10th में मैथ में पढ़ा होगा, प्रवणता, प्रवणता ज्ञात करने के लिए आता है उसमें। तो ये प्रवणता होती है, और ये प्रवणता जो होती है, ये क्या होती है, KH, क्या होती है, KH, इसी से हमको पता चलता है KH। तो यहाँ पर जो KH का मान होता है वो क्या होगा, KH का मान अधिक तो विलेयता क्या होगी, कम होगी। अगर इस KH का मान अधिक आ गया तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, और अगर इसमें कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बार बार पढ़िए, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, उन चीज़ों को 1 से 2 बार पहुँच करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाएं क्या हैं, ठीक है। तो यह नियम केवल तभी लागू होता है जब, मीन्स ये नियम तब लागू होगा जब, आगे कुछ हमने इंट्रैक्शन दिया है, इनको पढ़ लीजिए। सबसे पहला है दाब अधिक ना हो, मीन्स यहाँ पे क्या है, दाब अधिक ना हो, दाब अधिक नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने बताया था, एक कंटेनर लीजिए, यहाँ पे दिखाते हैं नीचे, और इस कंटेनर में नीचे की साइड क्या भर दें, जल भर दें। तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे गैस ले लेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने गैस ले लिया। अब यहाँ से इस पर पिस्टन लगा देंगे, ये पिस्टन लग गया, ठीक है। अब यहाँ पिस्टन लगाने के बाद यहाँ पर जब दाब देंगे तो क्या होगा, ये दाब कहाँ पे जाएगा, गैस का दाब द्रव के पास जाएगा, द्रव में जाएगा, और द्रव में जब यहाँ से फोर्स लगेगा तो जितना फोर्स लगेगा उतनी ज़्यादा इसकी विलेयता यहाँ द्रव में होगी। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा है, दाब अधिक ना हो। तो इतना भी दाब, मीन्स ये दाब लगाने पे विलेयता तो होगी, लेकिन इतना भी दाब मत लगाइए कि ये पिस्टन सहित यहाँ पे बैठ जाए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, दाब कम लगाना है, मीन्स एक रेंज होगा, जिस रेंज के अकॉर्डिंग ही दाब लगाना है। फिर इसके बाद है ताप बहुत कम ना हो, मीन्स जो ये टेम्परेचर है जहाँ पे विलेयता करवानी, आपको जहाँ पे विलेयता होगी उस जगह पे, ठीक है, टेम्परेचर जो है, ताप जो है वो क्या है, बहुत कम ना हो। इसके बाद है गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो, मीन्स जो गैस, यानी जो आप वहाँ पे गैस ले रहे हैं, यहाँ पर इस गैस को, जैसा कि यहाँ पे हमने कहा ये जल है और ये गैस है, तो यहाँ पे जो ये गैस ले रहे हैं, गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो। ये मान लीजिए जो हमने गैस लिया है, इस गैस में, इस गैस को ऐसा गैस लेना है जो इस जल में क्या हो, बहुत कम विलेय हो, मीन्स ये गैस इस जल में, मीन्स जल जो है हमारा विलायक है,
तो ये जो गैस है ये जल में बहुत कम विलेय हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो। इसके बाद है गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। मीन्स जो गैस हो उसकी अणुओं में, मीन्स आणविक जो उसकी अवस्था है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। तो हेनरी ला नियम की जो सीमाएं हैं उस सीमाओं के आधार पर जो ये मैंने लिखा है पॉइंट, इसमें सबसे पहला पॉइंट है दाब अधिक ना हो, दूसरा है ताप बहुत कम ना हो, फिर है गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो, इसके बाद है गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद में इसका दूसरा नियम देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम के अनुप्रयोग क्या हैं? अधिक ऊंचाई पर, देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, अधिक ऊंचाई पर O2 का आंशिक दाब कम। मीन्स अधिक ऊंचाई पर, जब अधिक ऊंचाई पे जाते हैं तो O2 का जो आंशिक दाब होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए आरोहकों के रुधिर में O2 की कमी, मीन्स इसीलिए जो आरोहक होते हैं, मीन्स जो क्लाइंब करते हैं, एवरेस्ट पे चढ़ते हैं या पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उन्हें हम आरोहक कहते हैं। तो आरोहकों के रुधिर में O2 की कमी, मीन्स O2 की कमी होने लगती है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पे जाते हैं, वो अधिक ऊंचाई पे O2 का आंशिक दाब कम हो जाता है, इसलिए उनके शरीर में रुधिर जो होता है उसमें O2 की कमी होने लगती है। और जब O2 की कमी होने लगती है तो उसमें क्या होता है? कमजोरी महसूस होता है। जो कमजोरी इसलिए महसूस होता है क्योंकि रुधिर में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, जो ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है वहाँ पे कम हो जाता है, तो रुधिर में O2 कम घुलता है, इस वजह से उन्हें क्या होती है? कमजोरी महसूस होने लगती है। इस रोग का नाम है एनॉक्सिया। तो ये एक प्रकार का क्या बन जाता है? रोग बन जाता है। मीन्स कमजोरी जो महसूस होती है एक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देती है, उस रोग का नाम है एनॉक्सिया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल के तहत आपको मैं इसको समझाता हूँ। एग्जाम्पल्स जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ये मान लेते हैं पृथ्वी है। यहाँ से एक जो आरोहक है ये पहाड़ पे चढ़ता है, ठीक है, ये मान लीजिए ये क्या है? पहाड़ है, ये मान लीजिए पहाड़ है। तो ये जो पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, मान लीजिए ये पहाड़ है। तो इस पहाड़ पे ये आरोहक, मान लीजिए आरोहक यहाँ पे है, ये मान लीजिए एक आरोहक यहाँ पे है, ठीक है, ये आरोहक यहाँ पे है। तो ये जो आरोहक है ये यहाँ से जब चढ़ना शुरू करेगा तो जैसे जैसे ये क्या करेगा? धीरे धीरे करके ऊंचाई की तरफ बढ़ेगा। तो ये जब ऊंचाई की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन जो होगा अधिक ऊंचाई पर जब ये चला जाएगा O2 का आंशिक दाब कम हो जाएगा। तो यहाँ से जब ये चलना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे करके तो ये क्या होगा? ऊपर जैसे जैसे जाएगा वहाँ पे ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आरोहक के शरीर में जो रुधिर की मात्रा होगी उसमें O2 जो होगा वो कम घुलना शुरू हो जाएगा। तो जब O2 की कमी होनी शुरू हो जाएगी तो वो जो आरोहक होगा उसे क्या होगा? कमजोरी महसूस होगा। और ये कमजोरी जो महसूस होगा ये किस रोग की वजह से होगा? एनॉक्सिया की वजह से होगा, क्योंकि उसके शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसे कमजोरी महसूस होगा और इस कमजोरी को हम एनॉक्सिया बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद करते हैं। मीन्स जो सोडा वाटर होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसके बॉटल में जहाँ तक लिक्विड भरी होती है, ठीक है, उसमें उसके बाद ऊपर जो भाग होता है वहाँ पे हम CO2 डालते हैं। क्या डालते हैं? CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई बॉटल यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा आपको, यहीं पे देखते हैं। ये मान लीजिए ठीक है,
ये मान लीजिए एक बॉटल है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक क्या है, बॉटल है। तो ये जो बॉटल है, इस बॉटल में क्या भरा हुआ, कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक। तो इस बॉटल में जो कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है, यहाँ तक कोल्ड ड्रिंक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, गैस भरा होता है। क्या भरा होता है, गैस भरा होता है। तो ये जो गैस है, यहाँ पे लेते हैं CO2 गैस। क्या लेते हैं, CO2 गैस। तो ये जो CO2 गैस होता है, इसको जब यहाँ से प्रेशराइज करते हैं, यहाँ पे जब दाब दे के क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। मीन्स यहाँ पे हम क्या देते हैं, इसको दाब दे के अच्छी तरीके से बंद कर देते हैं। तो जब इसे हम दाब दे के बंद करते हैं, तो इसमें CO2 की जो मात्रा होती है वो इसमें घुल जाती है। मीन्स यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद करते हैं। मीन्स ये CO2 इसमें अच्छी तरीके से घुल जाए, क्योंकि जब दाब अधिक देंगे तो क्या होगा, CO2 अधिक मात्रा में इसमें घुल जाएगा। और CO2 जब घुल जाएगा इसमें, तो ये क्या होगी, कोल्ड ड्रिंक टेस्टी हो जाएगी। मीन्स जो CO2 होता है वो कोल्ड ड्रिंक को क्या करता है, टेस्टी बनाता है। मीन्स कोल्ड ड्रिंक को बहुत ही बेहतर बनाता है जो CO2 होता है इसमें। तो CO2 को घोलने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ ऊपर से क्या करते हैं, दाब अधिक लगाते हैं, जिससे CO2 क्या हो, इसमें अच्छे से इस सोडा वाटर में घुल जाए, जिससे ये अच्छा हो जाए। सो अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट है गहरे समुद्र में। देखिए तीसरा पॉइंट है, गहरे समुद्र में दाब अधिक। मीन्स जो गहरा समुद्र होता है, दाब अधिक, गोताखोर N2+O2 सिलेंडर। मीन्स जो गोताखोर होता है गहरे समुद्र में जब वो जाता है तो क्या करता है, वहाँ पे दाब अधिक होता है, इसलिए जो गोताखोर होता है वो क्या करता है, N2O+O2 का सिलेंडर लेके जाता है। N2 और O2 का जो सिलेंडर लेके जाता है, गैसों की रुधिर में घुलनशीलता अधिक। वहाँ पे क्या हो जाता है, गैसों में रुधिर की जो घुलनशीलता होती है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। परंतु जब वो समुद्र से बाहर आता है, समुद्र से बाहर आने पर दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है दोबारा से। और जब दाब कम हो जाता है तो क्या होता है, गैसों की रुधिर में घुलनशीलता कम हो जाती है। जब दाब ज़्यादा होगा तो गैसों में रुधिर की घुलनशीलता अधिक हो जाएगी, लेकिन जब यहाँ पे दाब कम हो गया तो गैसों की रुधिर में घुलनशीलता कम हो गई। अब गैस के बुलबुले यहाँ से क्या हो जाएगा, तो उसके शरीर जो होगी, उस शरीर में जब गैस की घुलनशीलता कम हो जाएगी रुधिर में, तो शरीर में क्या होगा, उसके गैस के बुलबुले बनने लगेंगे। तो जब गैस के बुलबुले बनने लगेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उस बुलबुले की वजह से उसकी शरीर में भयानक दर्द होना शुरू हो जाएगा। और ये भयानक दर्द होगा, प्लस कहीं कहीं पे क्या होंगी, गांठें बन जाएंगी, वेंट्स, ठीक है, कहीं कहीं पे क्या हो जाएंगी, गांठें बन जाएंगी उसकी। और ये गैस सिलेंडर में, इसीलिए मीन्स ये सारी चीज़ें ना हों, इसलिए गैस सिलेंडर में N2+O2+He मीन्स हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम लेना चाहिए। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम अगर लेंगे, जिससे गैसों की रुधिर में घुलनशीलता कम होती है। तो अगर ये गोताखोर इस सिलेंडर को लेके जाए तो वहाँ पे रुधिर में उसकी घुलनशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए पृथ्वी का तल है और यहाँ से एक नीचे की साइड क्या है, एक समुद्र है। क्या है, एक समुद्र है, ये एक समुद्र है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो समुद्र है, यहाँ पे समुद्र का पूरा पानी भरा हुआ है, समुद्र में पूरा बहुत पानी भरा हुआ है, बहुत गहरा समुद्र है ये, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक गोताखोर है, एक गोताखोर, और ये जो गोताखोर है इसको मैं गोताखोर मान लेता हूँ। यहाँ पे एक गोताखोर है, ठीक है, यहाँ पे एक गोताखोर है और इसे समुद्र में क्या करना है, अंदर जाना है। गोताखोर को क्या लगाता है, अंदर जाता, समुद्र के अंदर, पानी में, नीचे समुद्र में एकदम गहराई में डूब जाते हैं सब। तो ये गहराई में जब डूबना होगा तो क्या होगा, देखिए गहरे समुद्र में दाब अधिक, जो ये गहरा समुद्र होगा यहाँ दाब क्या लगेगा, अधिक लगेगा।
तो ये जो गोताखोर होगा ये अपने पास क्या लेके जाता है, N2O2 का सिलेंडर लेके जाता है जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भरा होता है। तो गैसों की रुधिर में घुलनशीलता अधिक, मीन्स जिसके कारण ये ले जाने के कारण, इस सिलेंडर में N2O2 होने के कारण जो उसकी शरीर होती है, उस शरीर में गैस की रुधिर की जो घुलनशीलता होती है वो क्या होती है, अधिक हो जाती है। परंतु जब वो समुद्र से बाहर आता है तो दाब कम हो जाता है। जब वो समुद्र से बाहर निकलता है, जब वो समुद्र गहरे समुद्र में हो तो दाब अधिक होता है, लेकिन जैसे ही उस समुद्र से क्या होता है, बाहर आता है, तो जब बाहर आएगा तो दाब कम हो जाएगा, तो गैस की रुधिर में घुलनशीलता भी कम हो जाएगी। और घुलनशीलता जैसे ही कम होगी गैस के बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे। तो जो गैस उसके शरीर में घुला हुआ था वो क्या होगा, बुलबुला बनना शुरू हो जाएगा। तो जो बुलबुले होंगे उसकी वजह से यहाँ पे भयानक दर्द उसके शरीर में स्टार्ट हो जाएगी और इसकी गांठें बनने लगेंगी कहीं कहीं पे। और जो गांठें बनेंगी, उन गांठों, बेंड जो होते हैं, उन गांठों की वजह से उसके शरीर में बहुत अधिक दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए इन गोताखोरों को क्या करना चाहिए, गैस सिलेंडर में N2+O2+ हीलियम, अगर ये N2+O2+ हीलियम लेकर जाएं तो यहाँ पे क्या होगा, जिससे गैसों की रुधिर में घुलनशीलता कम होती है। तो गैसों में रुधिर की घुलनशीलता को कम करने के लिए इन्हें कौन सा सिलेंडर लेना चाहिए, N2O2 और हीलियम का लेना चाहिए। सो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फिर। तो अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे हेनरी नियम के आधारित, ठीक है। हेनरी नियम के आधार पर यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 m हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो देखिए वैल्यू को पुट कीजिए, क्या क्या यहाँ पे हमारे पास है, H2S है, ठीक है, और दूसरा है H2O, दूसरा क्या हमारे पास H2O है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम N1 यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए विलेयता N1 हमको दिया हुआ है यहाँ ऑलरेडी 0.195 m, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे W बराबर कितना दिया है, H2S गैस की जल में STP पर इतने m हो तो हेनरी नियम की स्थिरांक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे W कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो W हो जाएगा आपका 1 kg, W कितना मान लेंगे, 1 kg मान लेंगे। और इसको जब हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 kg बराबर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। M बराबर कितना होगा, यहाँ M बराबर 18 हो जाएगा, मीन्स M बराबर 18। अब देखिए M बराबर हमको मिल गया 18 और N2 बराबर क्या हो जाएगा, तब N2 कैसे निकलेगा, W/M। ये पहले ऑलरेडी आप लोग को पढ़ाया जा चुका है, आपको सिर्फ ध्यान से फॉर्मूले पे रख देना वैल्यू को। W बराबर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, और M कितना 18 हमारे पास है। तो अब इससे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे हम तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 5.55 ये आएगा, ठीक है। अब ये हमको निकल गया, हमारा N2 निकल गया, N1 यहाँ पे निकल गया था, ऑलरेडी था हमारे पास N1। अब देखिए इसको क्या करेंगे, लिखेंगे NT बराबर क्या होता है, NT बराबर N1+N2 होता है। फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिखते चलेंगे 95 प्लस, अब देखिए ये N1 हो गया और ये N2 की वैल्यू आ गई, तो ये लिख लीजिए 5.5 ये हम क्या करेंगे, एक साथ ऐड कर लेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 तो आएगा ही आएगा, पॉइंट
कितना आएगा ऐड करने पे, 745 आएगा। ठीक है, तो ये हम ऐड कर लिए, इसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हमने बताया था ये जो x या तो कह सकते हैं या तो चाई कह सकते हैं, सी या चाई, जो भी मैंने आपको इसके पहले समझाया था क्वेश्चन में। तो ये हो गया आपका, और यहाँ पे कोई भी गैस होगा तो H2S यहाँ मान लीजिए हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हमें निकालना है। तो क्या निकालना है, गैस की मात्रा को निकालना है, यहाँ पे विलेयता को निकालना है। तो N1 अपान क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा। अब N1 अपान N2 जब हो जाएगा तो इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे, N1 की वैल्यू और N2 की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए N1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 0.195 m अपान N2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ये आई थी हमारे पास N2 की वैल्यू। तो देखिए 55.5 ये हमारे पास आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये N2 तो हमने ऐड कर लिया यहाँ पे ना, N1 N2 को ऐड कर लिया, तो यहाँ पे NT हो जाएगा। NT की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे NT की वैल्यू। तो NT की वैल्यू आई है 5.745, ये वैल्यू लिखेंगे आप। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे, तो इसको डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आता है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.355, ये आपको वैल्यू मिल गई 0.355, ये आपको एक वैल्यू मिल गई। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, 0.0035 मिलेगा, 0.0035 मिल जाएगा हमें। अब देखिए यहाँ पे हमको लगाना क्या निकालना था, हेनरी स्थिरांक की गणना करनी है। तो हेनरी स्थिरांक की जब हम गणना करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करना पड़ेगा दोबारा से। तो हेनरी नियम से हम लिखेंगे, सबसे पहले हेनरी नियम से यहाँ पे कर लेते हैं, स्पेस नहीं बचा है तो यहाँ लिख देंगे हेनरी नियम से। अब हेनरी नियम से देखिए, हेनरी नियम हमारा क्या है, हेनरी नियम बराबर होता क्या है, तो होता है KH P अपान ये फार्मूला होता है हेनरी का। ठीक है, अभी हमने करवाया था इसके पहले आपको ये फार्मूला। ठीक है, तो KH बराबर, अब वैल्यू को पुट करना हमें। तो देखिए KH, अब वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या, KH। अब देखिए जो P है यहाँ पे क्या है, STP पर, जल में STP पर विलेयता। ठीक है, तो यहाँ पे जो P है ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी STP पे। तो STP पे जो इसकी वैल्यू होगी, STP की वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो वो होती है 0.987 बार, इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे 0.987 बार होती है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो वैल्यू किसकी निकल के आई, हमें गैस की वैल्यू यहाँ पे देखिए मैंने निकाल लिया था। तो ये गैस की वैल्यू है, तो गैस की वैल्यू यहाँ रख देंगे आप 0.0035 रख देंगे। अब इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आता है, जब इसको डिवाइड करेंगे आएगा 282 बार, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। अब यहाँ पे ये जो है आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 1-2 बार ट्राई कीजिए, आपको अच्छे से आ जाएगा।
तो अब यहाँ पे देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल दिया है 298 के पर मेथेन की बेंजीन पर मोललता का हेनरी स्थिरांक 4.27 इंटू 10 के पावर 5 mmHg है। 298 के तथा 760 mmHg दाब पर मेथेन की बेंजीन में विलेयता परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हम वैल्यू को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे इसको, के बराबर क्या दिया है यहाँ पे, के बराबर जो हमको दिया है ये देखिए हेनरी स्थिरांक 4.27 इंटू 10 के पावर 5 mmHg ये हमें दिया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। दूसरा चीज़ हमें क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है यहाँ पे, P देखिए दिया हुआ है 760 mmHg दिया हुआ है। अब ये हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे विलेयता या मोल प्रभाज निकालना है। क्या निकालना है, विलेयता या मोल प्रभाज। इसे ऐसे भी कर सकते हैं डिनोट, ये हमें क्या करना, निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे सारी वैल्यू को हमें पुट कर देना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए ये x नहीं है, मोल प्रभाज ये निकालना है तो x नहीं है, आप समझिएगा इसको ऐसे करके ऐसे होता है। तो इसकी अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे। बराबर क्या हो जाएगा, P/KH, यही होगा वैल्यू। अब देखिए P की वैल्यू हमने यहाँ रखा हुआ ऑलरेडी, ये कितना हो गया 760 बटे K की वैल्यू कितनी है 4.27 इंटू 10 के पावर 5 है। अब देखिए इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मिल जाएगा 178 इंटू 10 के पावर 5 मिलेगा, ठीक है। अब ये जब 10 के पावर 5 है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से दशमलव को उठा के यहाँ अगर लेकर आएँ, दशमलव लगा दें तो ये हो जाएगा 1.78 इंटू 10 के पावर 3, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये यहाँ से 10 के पावर 5 ऊपर गया है, तो ऊपर गया है तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा। तो ठीक, अब ये आपका आंसर हो गया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 2 एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने करवा दिया है। हेनरी लॉ बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक अच्छा सा रफ कॉपी लीजिए या फेयर कॉपी लीजिए, कुछ भी नोट्स बना डालिए जिससे आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप जिस तरीके से भी इसमें पढ़ना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, आप इसका नोट्स बना लीजिए। और अगर आपको इसके अंतर्गत किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इसका पॉज करके वीडियोज़ को कई बार देखिए, रोक रोक के इसको पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 1 से 2 बार सॉल्व करेंगे तो आपको ये फार्मूले के अकॉर्डिंग जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताया है, ये सारी चीज़ें आपको सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाया है, इन सभी चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से सभी के सभी जो लेक्चर्स हैं उसमें विथ नोट भी, आपको किसी जगह से नोट नहीं खोज के लिखना है। आपको जो नोट्स देते हैं वो नोट्स बेहतर है, अच्छे से अच्छा नोट्स मतलब देने की कोशिश मेरी रहती है। तो आप जो नोट्स यहाँ पे हम लिखवाते हैं उन नोट्स को नोट करते रहिए। वो एक फेयर कॉपी समझिए अपनी, और एक बेहतर नोट्स है वो भविष्य के लिए भी आपके। तो ये सारे क्वेश्चंस करते चलिए साथ में, बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।